नमस्कार, सिनेमा संवाद में आपका स्वागत है। मेरा नाम है अमिताभ। सत्य हिंदी पर सिनेमा से जुड़ी अपनी साप्ताहिक पेशकश में हम हर हफ्ते बात करते हैं सिनेमा से जुड़ी तमाम गतिविधियों के बारे में, सिनेमा से जुड़े तमाम पहलुओं के बारे में, लोगों के बारे में, फ़िल्मों के बारे में, फ़िल्मकारों के बारे में, क्योंकि हम मानते हैं कि सिनेमा सिर्फ़ मनोरंजन की चीज़ नहीं है, सिनेमा समाज से संवाद का सबसे सीधा और सबसे सशक्त माध्यम है और समाज की सोच को गहराई तक प्रभावित करने की ताकत रखता है। इसलिए सिनेमा पर लगातार गंभीरता से बातचीत होना बहुत ज़रूरी है। और आज इसी कड़ी में हम बात करने वाले हैं एक फ़िल्म की जो आजकल बहुत चर्चा में है। फ़िल्म का नाम है द केरला स्टोरी और ये फ़िल्म बात करती है केरल में धर्मांतरण के मुद्दे पर, केरल में लव जिहाद के मुद्दे पर, केरल में लोगों को ब्रेन वॉश करके उनको कट्टरपंथी सोच की तरफ धकेलने के बारे में, उनको रेडिकलाइज़ करने के बारे में और कैसे उनका इस्तेमाल जो है वो आतंकवादी संगठन आईएसआईएस के लिए किया जा रहा है, के बारे में केरला स्टोरी कुछ सत्य घटनाओं के आधार पर कहानी कहने का दावा करती है। तो आज हम उस फ़िल्म के बारे में बात करेंगे और कैसे वो फ़िल्म जो है वो किन कारणों से चर्चा में है, क्या उसमें उसकी कथा वस्तु में ऐसी बात है, क्या उसके प्रस्तुतिकरण में ऐसी बात है जिस पर चर्चा करने की ज़रूरत है, इस पर हम बात करेंगे। आज हमारे साथ इस पर बात करने के लिए कुछ ख़ास मेहमान मौजूद हैं। मेरे साथ जुड़े हैं प्रोफ़ेसर जबरीन अल-फारूक जो कि हिंदी सिनेमा के बहुत जाने-माने अध्येता हैं और वर्षों से सिनेमा के बारे में लगातार लिख पढ़ रहे हैं, कई किताबें लिख चुके हैं सिनेमा पर। मेरे साथ जुड़े हैं अजय ब्रह्मात्मा जी जो कि बहुत वरिष्ठ फ़िल्म समीक्षक हैं, बहुत अनुभवी फ़िल्म पत्रकार हैं और फ़िल्मों के बारे में लगातार समीक्षात्मक दृष्टिकोण से लेख तो लिख ही चुके हैं, कई किताबें भी लिख चुके हैं सिनेमा के बारे में। मेरे साथ धनंजय कुमार भी जुड़े हुए हैं। धनंजय जी फ़िल्म इंडस्ट्री में फिलहाल फ़िल्म लेखक के तौर पर जुड़े हैं, इससे पहले पत्रकारिता से जुड़े रहे हैं एक लंबे समय तक। आप तीनों का बहुत-बहुत स्वागत है, कुछ और मेहमान भी हमारे साथ जुड़ने वाले हैं। बातचीत की शुरुआत मैं अजय जी आपसे करता हूँ। अजय जी मुझे उम्मीद है आपने फ़िल्म देखी होगी, तो सबसे पहले तो आप हमें ये बताइए कि ये फ़िल्म देखने के बाद आपका क्या इंप्रेशन बना? क्या ये जो केरला स्टोरी है, क्यों विवादों में है? क्या इसको हम ये जो क्या किसी तरह का एजेंडा सेट करने वाली फ़िल्म कहें या कोई या एक प्रोपेगेंडा सिनेमा का एक हिस्सा है, जैसे कि कश्मीरी फाइल्स के बारे में कहा जा रहा था कुछ समय पहले तक? जी, फ़िल्म देखने के साथ ही जिस तरीके से फ़िल्म की माउंटिंग की गई है, मैं पर्दे पर जो दिख रही थी फ़िल्म उसकी बात कर रहा हूँ मैं। पर्दे पर दिखने के पहले जो सारी चीज़ें हुई हैं, उसके डिबेट में जब बातचीत के क्रम में अगर बात होगी तो उस पर भी बात करेंगे। पर्दे पर देखने से साफ लग रहा है कि निर्देशक और लेखक ने बड़े दुराग्रह, पूर्वाग्रह और आग्रह के साथ ये फ़िल्म की कहानी तैयार की है। उनके पास कथित रूप से कुछ फैक्ट्स हैं, सच्ची घटनाएँ हैं, कथित रूप से मैं कह रहा हूँ, जिनके आधार पर उन्होंने ये कहानी बुनी है। फ़िल्म देखते हुए अगर आप फ़िल्म देखेंगे तो मुख्य रूप से उसमें 3 लड़कियों की कहानी है, जिसको पहले उन्होंने 32,000 किया था और 32,000 से वो 3 पर चले आए थे बाद में। और 3 लड़कियों की भी जो कहानी फ़िल्म के अंदर चलती है, जिसका इतना शोर किया जा रहा है कि केरला में कन्वर्जन एकदम हाई स्केल पर है, अगर नहीं रोका गया तो 10 साल में केरल जो है सो इस्लामिक स्टेट बन जाएगा और ये सारी चीज़ें। लेकिन फ़िल्म के अंदर भी देखें, खुद लेखक और निर्देशक जब ट्रीट कर रहे हैं तीनों किरदारों को अपने, जिसमें से 2 हिंदू और 1 क्रिश्चियन है। क्रिश्चियन लड़की जिसका नाम नीमा है, वो तो कन्वर्ट होती ही नहीं है। वो इनके लाख बरगलाने पर भी इनके चक्कर में नहीं आती है, जो कोशिश आसिफ़ा ने की है फ़िल्म के अंदर। बाकी रह गई 2 लड़कियाँ, 2 लड़कियों में से दोनों कन्वर्ट होती हैं, लेकिन एक सीरिया जाती है अपने पति के साथ, दूसरी सीरिया नहीं जाती है और बाद में शादी से भी इनकार कर देती है। तो उसको ब्लैकमेल किया जाता है। तो आप देखें कि 3 में से 2 बिल्कुल विरोध में चली जाती हैं, 60% कैरेक्टर उनका विरोध में चला जाता है। 30% कैरेक्टर ही उनके फ़ेवर में जाता है, जो वो कहानी कहना चाह रहे हैं और जिसके ज़रिए वे सारा लव जिहाद का मामला दिखा रहे हैं, सेक्स स्लेव का मामला दिखा रहे हैं, उनको ज़बरदस्ती बरगलाने का मामला दिखा रहे हैं, धर्मांतरण का मामला दिखा रहे हैं, ये सारी चीज़ें होती हैं। तो मैं कहूँगा कि यह फ़िल्म पूरी तरह से सांप्रदायिक घृणा और झूठ का बेस बनाकर चलती है
और उसी को सत्यापित करने की शुरू से ही कोशिश करती है, और बहुत ही एकांगी चित्रण है। धर्मांतरण एक बहुत बड़ी समस्या है, जो मैंने अपने रिव्यू में भी बात की और दूसरी जगह। धर्मांतरण इस देश में ऐसा बताते हैं कि 1930-32 से चालू हो गया था। पहले प्रिंसली स्टेट इसके खिलाफ गए, क्योंकि ईसाई मिशनरी बहुत तेजी से धर्मांतरण करवा रहे थे। लेकिन उसके बाद, आजादी के बाद भी धर्मांतरण पर रोक लगाने की बातें चलती रही हैं, कानूनी प्रावधान भी रखा गया है। लेकिन अपने शोध से जो मुझे मालूम हुआ ये है कि सेंट्रल गवर्नमेंट आज तक कोई भी धर्मांतरण के खिलाफ कानून लेके नहीं आ सकी है, और न संसद में कभी ऐसा कुछ पास हो पाया। बिल हालांकि 1952 से ही पेश किया जाता रहा है, लेकिन धर्मांतरण विरोधी या धर्मांतरण को लेकर कोई कानून सेंट्रल तौर पर नहीं बना है। हाँ, स्टेट्स जरूर आगे आए, और उन्होंने सबसे पहले उड़ीसा ने 1967 में फ्रीडम ऑफ रिलीजन नाम से एक धर्मांतरण लॉ बनाया। उसके बाद 68 में मध्य प्रदेश आता है, और ऐसे लगभग 10 स्टेट हैं जहां पे धर्मांतरण के खिलाफ कानून बना हुआ है। और इस कानून का एक बड़ा मजेदार हुआ है, आपको बताऊं अमिताभ, कि अगर उच्च जाति का व्यक्ति धर्मांतरण करता है तो उसको 50,000 रुपया फाइन होगा, अगर पता चले कि गलत तरीके से किया गया है तो, और उसको 3 साल तक की सजा हो सकती है। लेकिन अगर कोई निम्न जाति, SC ST और आदिवासी धर्मांतरण करता है दबाव में, तो उसको 1 लाख रुपए का फाइन होगा और उसको 4 साल की सजा होगी। तो आप देखिए कानून भी किस तरीके से ट्रीट करता है, और कैसे वो देख रहा है कि धर्मांतरण कहाँ कैसे हो रहा है। और डर तो लोगों को लग ही रहा है कि धर्मांतरण हो रहा है, लेकिन इस पूरे धर्मांतरण में सिर्फ जिस पर फोकस किया जा रहा है वह इस्लामिक धर्मांतरण की बात की जा रही है। फिल्म के अंदर भी इस्लामिक धर्मांतरण की बात की गई है। दूसरे धर्मांतरण जो हो रहे हैं उस पर कोई बहस नहीं है, कोई मुद्दा नहीं है। जैसे कि यूपी में पिछले दिनों घटना घटी थी, काफी सारे हरिजन हिंदू हो गए। रिवर्स कन्वर्जन भी चल रहा है, जो लोग बीच में इस्लाम में चले गए थे उन लोगों को फिर से वापस लाने की बात चल रही है, और उसके लिए दबाव और प्रलोभन और तमाम चीजें बनाई जाती हैं। उसको तो घर इसी वापसी कहा जा रहा है, उसको वो घर वापसी कही जाती है सर आजकल। और फिल्म फिल्म देखने के बाद जब मैंने केरल की खास स्थिति पर अध्ययन किया, तो न्यू इंडियन एक्सप्रेस के रिपोर्टर के एक रिपोर्ट से पता चला, जो उन्होंने केरल के सरकारी गजट जो आते हैं उसके आधार पर दिया है। मैंने आंकड़े लिख के रखे हैं। 2020 में टोटल 506 व्यक्तियों ने धर्मांतरण किया। 2020 की बात बता रहा हूं मैं, 3 साल पहले, जिसमें से 47% धर्मांतरण हिंदू धर्म में हुआ है। मतलब 206 लोग हिंदू बने और 144 इस्लाम में गए, 119 ईसाई धर्म को स्वीकार किए। तो यहां भी देखिए, जो अगर केरल के धर्मांतरण का मुद्दा इतना गंभीर है, तो ये धर्मांतरण किस धर्म से किस धर्म में हो रहा है, किस तरफ जा रहा है। तो पासंग आपका कहीं भी हमेशा भारी है, बावजूद इसके चूंकि आपको एक घृणा फैलानी है और वो सूट करता है वर्तमान सत्ता को, इसलिए 4 दिन पहले मोदी जी आ गए खुले रूप से। मतलब ये भी गौरतलब बात है, मैंने ट्वीट भी किया था कि हमारे प्रधानमंत्री को 10 साल में 2 फिल्में पसंद आई हैं जिसकी उन्होंने वकालत की। एक द कश्मीर फाइल्स, दूसरी द केरला स्टोरी। आपको सोचना पड़ेगा, समझना पड़ेगा कि ऐसा क्या होता है कि भाजपा का एक शीर्ष नेता, जो हमारा प्रधानमंत्री भी है, हमारा भी प्रतिनिधि है, वह ऐसी 2 फिल्मों की वकालत कर रहा है जो शुद्ध रूप से घृणा फैलाने का काम कर रही है। कहीं सामंजस्य समरसता की बात नहीं करती, वह एक खास समुदाय, एक खास धार्मिक समुदाय के खिलाफ बरगलाती है। और जो आंकड़े पेश करती है, जो लिखा आता है स्क्रीन पर पोस्ट फिल्म जो हम देखते हैं पर्दे पर, मेरा उसका सोर्स भी होना चाहिए कि ये आंकड़े कहां से लिए गए हैं। वो अगर नहीं है तो फिर मैं लिख दूं कि 30,000 लोग कन्वर्ट हो गए, ये लिख देने से वो बात सत्य नहीं हो जाती। वो बात सत्य तब होगी जब उसका कोई बेस हो, कि इस आधार पर या इस गणना के अनुसार, इस सर्वे के अनुसार ये पता चला है, और वो कोई ठोस और ईमानदार और सर्व स्वीकृत
कोई संस्था हो जहाँ से ये आंकड़े आ रहे हों। तो एक फ़िल्म का रिसर्चर रिसर्च करे, कोई दिक्कत नहीं है, वो अपने आंकड़े दे, उसको रिसर्च में पता चला होगा, लेकिन वो रिसर्च का सोर्स भी तो दे, हमें बताए कि उसको कहाँ से ये जानकारियाँ मिली हैं। तो फ़िल्म को अच्छा दूसरे आखिरी बात, यह फ़िल्म सिनेमा और क्राफ्ट के हिसाब से भी बेहतरीन फ़िल्म नहीं है। धनंजय और फ़िल्म देखेंगे तो उनको भी समझ में आएगा कि स्क्रिप्ट के लेवल पर, कैरेक्टराइज़ेशन के लेवल पर, परफ़ॉर्मेंस के लेवल पर यह फ़िल्म सिनेमा का जो हम देख रहे हैं सिनेमा, उसमें भी कहीं नहीं टिकती है। तो ये मेरी आरंभिक बातें हैं, बाद में और भी बातें करूँगा। जी। शुक्रिया। बहुत शुक्रिया अजय जी, आपने बहुत गंभीरता से, बहुत बढ़िया तरीके से इसका एक सामाजिक विश्लेषण भी किया इस पूरी फ़िल्म पे, जो जो इसका आधार है, धर्मांतरण का। फारूक साहब, आपके पास आता हूँ, ये जो फ़िल्म है जिसके बारे में अजय जी कह रहे हैं कि वो एक तरह की मतलब घृणा फैलाती है, या कह लें कि एक समुदाय के प्रति आपके मन में आक्रोश जगाती है, क्योंकि वो कुल मिलाकर के धर्मांतरण का जो इश्यू है, या जो लव जिहाद का इश्यू है, या रेडिकलाइज़ करने का इश्यू है, उसकी तरफ जो है इशारा दे रही है। आप किस तरह से इस प्रवृत्ति को व्याख्यायित करेंगे? क्या ये कुल मिलाकर के जो इस्लामोफ़ोबिया का जो एक प्रोजेक्ट चल रहा है, एक तरह से देखें हम, जो कि अजय जी ने जिसकी तरफ इशारा किया कि भाई जो वर्तमान राजनीति है हमारी, उसमें एक एक तरह से सूट करता है कि आप एक सामुदायिक अ, आक्रोश पैदा करें एक खास धर्म के प्रति, उसके लोगों के प्रति, अल्पसंख्यकों के प्रति, ताकि लोगों को ये लगे कि ये लोग जो है ये कुछ अजीब, ये अलग तरह के लोग हैं। उसमें जो पूरी फ़िल्म में दिखाया गया है, जितने भी मुस्लिम कैरेक्टर्स दिखाए गए, सारे के सारे बहुत शातिर, बहुत क्रूर, बहुत ऐसा दिखाया गया कि सब धोखेबाज होते हैं, यानी मुस्लिम लड़के सारे धोखेबाज होते हैं। सारे मुस्लिम लड़के जो हैं वो जाल में फँसा करके हिंदू लड़कियों को या गैर मुस्लिम लड़कियों को उनको उनका शोषण करते हैं, और फिर उनको अंततः जो है वो आतंकवाद के रास्ते पर एक चारे की तरह इस्तेमाल करने के लिए छोड़ देते हैं। कुछ इस तरह की बात दिखाई गई। तो ये जो एक चीज़ आ रही है, और ख़ास तौर से जो अजय जी ने ज़िक्र किया कि किस तरह से उसको कर्नाटक चुनाव के बीच में ही हमारे प्रधानमंत्री जी ने भी लपक लिया, और कैसे उसका ज़िक्र उन्होंने मंच से किया, और ये भी कहा कि ये समस्या किसी एक राज्य की नहीं है। यानी फ़िल्मकार तो केरल स्टोरी बना रहा है, लेकिन उन प्रधानमंत्री जी ने इसको मतलब पूरे भारत की स्टोरी बता दिया कि भई ये पूरे भारत में ऐसा हो रहा है, और लोग वहाँ से आईएसआईएस के लिए जा रहे हैं। कुछ इस तरह का शायद उनका अंदेशा रहा हो, या कुछ लव जिहाद या धर्मांतरण के प्रति उनकी ऐसी धारणा रही हो। तो ये जो चीज़ है, क्या आप उसको फ़िल्म के संदर्भ में जो अगर कहा जाए, तो ये जो प्रवृत्ति है, क्या आपको लगता है कि ये पिछले कुछ सालों में बढ़ी है? क्योंकि कश्मीर फाइल्स के बाद हमने देखा कि ये दूसरी फ़िल्म है जिसको कि सत्ता के केंद्र की तरफ से जो है एक तरीके से प्रमाणित या प्रस्तावित किया गया, और हमने देखा कि मध्य प्रदेश में वो फ़िल्म कल ही जो है टैक्स फ्री हो भी गई। तो ये जो है, ये इसको आप किस तरह से देखेंगे? देखिए, ये जो फ़िल्म है, जिसे हम अभी कश्मीर फाइल से जोड़ रहे हैं, और उसी क्रम में, जैसा अजय ने भी कहा है कि उसी क्रम में हम ये इसे फ़िल्म को देख रहे हैं। लेकिन मेरा अपना विचार है कि ये 2 फ़िल्में तो बहुत ज़्यादा स्पष्ट और नंगे रूप में आरएसएस के एजेंडे को हमारे सामने रखती है, इसलिए उसकी पहचान बहुत आसानी से हो रही है। लेकिन मेरे ख्याल में इन 2 फ़िल्मों तक मामला सीमित नहीं है। अगर हम पिछले 8-9 साल के अंदर जो फ़िल्में बनी हैं, उन बनने वाली फ़िल्मों में ख़ास तौर पर जो इतिहास आधारित फ़िल्में हैं, तो उसमें भी आप देखेंगे कि ये प्रवृत्ति दिखाई देती है। जैसे पद्मावत फ़िल्म को ले लें, तो पद्मावत फ़िल्म के अंदर जिस तरह से अलाउद्दीन खिलजी का चित्र बनाया गया है, वो इतना क्रूर और घृणास्पद है। उसे खाते हुए, उसे चलते हुए, उसे बोलते हुए जिस तरह से दिखाया है, वो उसकी तुलना में रत्नसेन को जो है दिखाया गया है, वो एक स्पष्ट कंट्रास्ट पैदा मैं करता है। आपको बीच में फारूक साहब बीच में रोक रहा हूँ। आपने जो ज़िक्र किया जैसे अलाउद्दीन खिलजी की तरफ आप ले गए, तो मैं इस फ़िल्म से यानी द केरला स्टोरी से एक संवाद मुझे याद आ गया, जिसमें वो कहते हैं कि आलमगीर औरंगज़ेब ने जो काम अधूरा छोड़ दिया है। वो हाँ, उसमें एक पात्र, एक मौलवी है जो ये बात कहता है। तो आप सोचिए कि वो औरंगज़ेब से लेकर के और आईएसआईएस तक को जोड़ रहे हैं। वो एक किस्म का ताना-बाना, एक गुना जा रहा है कि देखिए ये कट्टरपंथ की और क्रूरता की जो एक परंपरा है वो चली आ रही है, कुल मिलाकर चली के। आ जी। न केवल चली आ रही है, जो चीज़ दिमाग में बैठाई जा रही है हिंदुओं के,
वो ये है कि एक बड़ा पैन इस्लामिक एजेंडा है। वो पैन इस्लामिक एजेंडा यह है कि दुनिया को इस्लाम के झंडे तले लाना और उसमें हिंदुस्तान को भी लाना। और एक पात्र ये भी कहता है, उसमें एक पात्र कहता है ये बात फिल्म में, शुरुआत में ही कहता है। जी जी। ठीक है। और आप ये देखेंगे क्या, अभी मैंने एक बांग्लादेशी फिल्म देखी थी, मैं उसका नाम भूल रहा हूँ, जिसमें कि मुस्लिम मतलब इस्लामिक आतंकवादी एक रेस्टोरेंट पर हमला कर देते हैं जी 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 और जी वहां उसे कब्जे में कर लेते हैं। लेकिन वहां पर क्या है कि उस फिल्म में और इस फिल्म में सबसे बड़ा फर्क यही है कि वहां पर उन इस्लामी आतंकवादियों के विरुद्ध जो लड़ रहे हैं, जो उनका विरोध कर रहे हैं अपनी जान जोखिम में डालकर, वो भी मुसलमान हैं। इस सच्चाई को द कश्मीर फाइल्स और द केरला स्टोरी ये दोनों छुपाती है। दुनिया भर में आप देखेंगे कि जहां भी इस्लामी आतंकवाद है या इस्लामी तत्ववाद है, उसके विरुद्ध सबसे ज्यादा लड़ाई, सबसे बड़ी लड़ाई अगर कोई लड़ रहा है तो मुसलमान ही लड़ रहा है। ये एक सच्चाई है और वो ही सबसे ज्यादा अपनी जान दे रहा है, वही उनके विरुद्ध लड़ रहा है, चाहे वो कहीं का भी हो मुसलमान। तो इस सच्चाई को छुपाकर केवल ये बताना कि सभी मुसलमान एक से हैं, सभी मुसलमान कैसे, तर्क के लिए कहा जा सकता है कि नहीं जी, हम तो सबको नहीं कह रहे हैं, हम तो आतंकवादियों को कह रहे हैं। लेकिन अगर पुरानी फिल्मों से तुलना करें तो पुरानी फिल्मों में भी किसी धर्म विशेष के व्यक्ति को खलनायक के तौर पर प्रस्तुत किया जाता था, तो उसके साथ साथ बहुत सारे ऐसे कैरेक्टर उसी धर्म को मानने वाले होते थे जो अच्छाई को रिप्रेजेंट करते थे। लेकिन इन दोनों फिल्मों में जो भी मुस्लिम कैरेक्टर हैं, वो मुस्लिम कैरेक्टर बुरे हैं, वो भयावह है, वो हिंसक है, वो एक षड्यंत्र के तहत, एक साजिश के तहत काम कर रहा है। तो परख साहब, लेकिन ये लेकिन मैं आपको टोक रहा हूँ परख साहब, समस्या क्या है कि वो ये फिल्म जो है वो ये कह रही है कि भाई हम तो सत्य घटना पर आधारित फिल्म दिखा रहे हैं। तो वो उसमें सत्य घटना अगर ये रही है कि भाई कुछ लड़कियों को पहला फुसला करके वो ISIS के चंगुल में फंसा दिया गया, तो अंततः वो उसमें तो जो पात्र है वो खलनायक ही दिखेंगे। वो उनको आप हीरो कैसे दिखा सकते हैं? या ये जरूर बात आपकी सही है कि उसमें जो समाज है उस फिल्म में, खासतौर से केरला स्टोरी में भी और कश्मीर फाइल्स में भी, जो समाज है उसकी भूमिका को बिल्कुल नजरअंदाज कर दिया गया और उसमें जो कुछ दिखाया गया वो इतना, जो अजय जी ने कहा, एकांगी है कि सारे के सारे पात्र जो है वो एक ही तरह के, एक तरफ जो है वो विक्टिम है और दूसरी तरफ जो है वो कुछ दुष्ट लोग हैं जो कि मतलब जिनका काम है साजिश रचना। जैसे इसमें एक जो लड़की है, वो जो इन तीन जो विक्टिम्स लड़कियां दिखाई गई, उनकी जो एक साथी है जो हॉस्टल में रहती है, वो उनको हर समय उनका जो है एक तरीके से ब्रेन वॉश करने में लगी रहती है। और ये फिल्म जो है वो कुल मिलाकर के जो ब्रेन वॉश की जो पर्दे पर परंपरा दिखाई गई, वो दर्शकों का भी एक तरीके से ब्रेन वॉश करती है। यानी वो दर्शकों को जो आप कहे, जो आप और हम कह रहे हैं कि हाँ भाई ये कुल मिलाकर के एक सांप्रदायिक नफरत जैसी भावना उत्पन्न करती है एक समुदाय के प्रति। तो कुल मिलाकर के जिस तरह का प्रचार आजकल हम देखते हैं सोशल मीडिया पर, व्हाट्सएप पर खास तौर से, कि मुसलमानों के बारे में या अल्पसंख्यकों के बारे में या गैर हिंदुओं के बारे में, तो कुछ कुछ उसी तरह की धारणा को पुष्ट करती है। अजय जी, आपके पास आऊंगा दोबारा। ये बताएं कि ये जो फिल्म है, जैसे आपने कहा कि ये फिल्म जो है उसकी क्राफ्ट के आधार पर भी जो है ये कुछ ना कहीं इसमें ऐसी चीज नहीं दिखाई देती कि ये बहुत उत्कृष्ट इसको कहा जाए। हालांकि फिल्म के जो निर्माता हैं विपुल अमृतलाल शाह, वो बहुत ही अनुभवी नाम है फिल्म इंडस्ट्री का। तो ऐसे में क्या आपको लग रहा है कि क्या फिल्म इंडस्ट्री में कुछ इस तरह का एक चलन चल पड़ा है कि हाँ नहीं, हमको कुछ ऐसी फिल्में भी लगातार बनाते रहना चाहिए बीच बीच में, जहां कुछ कुछ ऐसा हो कि जो हमारी जो राजनीति है उस राजनीति के साथ में कुछ अलाइनमेंट हमारा होता रहे। हाँ, बिल्कुल हो रहा है कि स्पष्ट ध्रुवीकरण नहीं हुआ है, लेकिन बहुत सारे निर्माता, निर्देशक इस तरफ बढ़ रहे हैं। जिस दिन ये फ़िल्म रिलीज़ हुई है, उसी दिन एक नई फ़िल्म की घोषणा हुई और उसका टीज़र आया, वो है टीपू सुल्तान। और हम्म। टीपू सुल्तान के बारे में उन्होंने बताया कि टीपू सुल्तान का वही नेशनलिस्ट चेहरा नहीं है। वो अंग्रेज़ों के खिलाफ लड़ा और ये सब किया, वो तो ठीक है, लेकिन वो बहुत जिहादी आदमी था
उसने इतने हिंदुओं को मरवा दिया, उसने ये किया, उसने वो किया, और उसका जो फिगर दिया है, चेहरा दिया है, वो साफ दिखता है कि चेहरे पर स्याही फेंकी हुई है उसके जैसे। तो ऐसा एक टीजर पेश किया है उन्होंने। ये भी तो ये संयोग है तो कि ये सब कर्नाटक चुनाव के समय में ही हो रहा है, जबकि कर्नाटक में चुनाव हो हाँ, रहे हैं तो बिल्कुल। और वहां पर बीजेपी, हम देख रहे हैं कि बीजेपी वहां कमजोर स्थिति में है, तो कहीं ना जी। कहीं से जो है वो केरल स्टोरी और टीपू सुल्तान वहां केंद्र में लाए जाने की कोशिश हो रही है। जी हाँ। प्लीज कंटिन्यू। तो ये जो आप बात कर रहे हैं कि एक अलाइनमेंट गवर्नमेंट के साथ बनाने का, या सत्ताधारी पार्टी की जो सोच है उसके साथ जाने का, तो देखिए हमारे समय हम अपने आसपास भी देख सकते हैं कि हमारे मित्र कैसे रातों रात बदले हैं। उनकी सोच बदली है, उनके काम करने का तरीका बदला है, उनका अलाइनमेंट बदला है। मेरे तो कुछ ऐसे बड़े नज़दीकी दोस्त अभी दिख रहे हैं, जिन पर मैं बहुत भरोसा करता था, उनकी ईमानदारी ईमानदारी कह लें या एक वस्तुगत सोच पर उनके। लेकिन अचानक वे दिख रहे हैं कि वे सत्ताधारी कैंप में जाके बैठ गए हैं, न केवल बैठ गए हैं, बल्कि उनके मंच को सुशोभित कर रहे हैं, उनका प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। तो ये कहीं न कहीं ये हमेशा से होता आया है। बुद्धिजीवियों का एक तबका हमेशा सत्ता से अलाइनमेंट चाहता है, और वो इसलिए चाहता है कि उसको कुछ सुविधाएँ मिल जाएँ, कुछ फ़ायदे मिल जाएँ, कुछ अच्छा पद मिल जाए, और बाकी जो प्रलोभन होते हैं वो तो होते ही हैं। तो फ़िल्म इंडस्ट्री में भी ये चीज़ें हो रही हैं। अभी 2 साल पहले तक मुझे पर्सनल रूप से ये गुमान था कि हिंदी फ़िल्म इंडस्ट्री में ये चीज़ें बहुत आसानी से नहीं हो पाएँगी। मुझे ऐसा लगता था कि फ़िल्म मेकर नहीं आ पाएँगे इस तरीके की बातें करने के लिए। लेकिन अब 2 सालों के बाद अब मुझे आशंका होने लगी है, और ये खतरनाक प्रवृत्ति दिख रही है कि बहुत सारे फ़िल्म मेकर जो सिर्फ़ मनोरंजक फ़िल्में परोसते थे, हालाँकि उनकी मनोरंजन भी रूढ़िवादी होती थी, उनके हम्म। कैरेक्टर भी वैसे रूढ़िवादी होते थे, अगर उनके विश्लेषण में अब जाएँ। अब मैं रेट्रोस्पेक्टिव में विपुल शाह की फ़िल्मों को देखूँ, तो मुझे उनमें बहुत तमाम रूढ़िवादी चीज़ें दिखाई पड़ेंगी, जिसको मनोरंजन के नाम पर हमने छोड़ दिया था, कि चलो सिनेमा मनोरंजन तो कर रहा है ना। लेकिन अब ज़रूरत है कि हमको जाँचने के तरीके पर, हमको परखने के तरीके पर भी थोड़ा कठोर होना पड़ेगा, और उन चीज़ों की खोजबीन में जाना होगा कि ये प्रवृत्तियाँ कहाँ से आकार ले रही थी, कहाँ से ये चीज़ें शुरू हो रही थी। और जैसा कि पारेख साहब ने सही कहा कि 2014 के बाद इसमें तेज़ी से उभार आया है। कुछ सो कॉल्ड ऐसी रैशनल फ़िल्में भी हैं, जो सत्ता के समर्थन में गई हैं, जिसकी हम आप भी तारीफ़ करते रहे हैं, चाहे वो टॉयलेट प्रेम कथा हो, या हम्म। फिर वो कह लें कि स्वच्छता अभियान को लेकर के बनी, या मंगल मिशन हो। इस तरीके की फ़िल्मों के समर्थन में हम भी खड़े हुए हैं, क्योंकि ये फ़िल्में कहीं न कहीं राष्ट्र की, राष्ट्रवाद की और ऐसी बातें करती हैं। लेकिन ये नकाब है, ये मास्क है सिर्फ़ उसका। असल मकसद जहाँ है, वो पूरा हो रहा है, और इनमें जिस तरीके से सत्ता रुचि ले रही है, और ये अब स्पष्ट हो गया है। कुछ 3 साल पहले तक सुशांत सिंह राजपूत की आत्महत्या के बाद सरकार हिंदी सिनेमा के विरोध में लगी हुई थी। अब वह हिंदी सिनेमा के उपयोग में लगी हुई है। अब विरोध वाला मामला खत्म हो गया है सत्ताधारियों की तरफ से। अब वे समझ गए हैं कि ये बहुत सार्थक, प्रभावकारी माध्यम है, और इसका इस्तेमाल अपने हक में कैसा किया जा सकता है। और चूँकि मैं यहाँ मुंबई में रहता हूँ और गतिविधियाँ मालूम होती रहती, तो ये क्लोज़ डोर मीटिंग लगातार इनकी चलती रही है, बड़े मेकर्स के साथ, छोटे मेकर्स के साथ। और जो बरगलाने वाली बात है, या ब्रेन वॉशिंग वाली बात है, वो ब्रेन वॉशिंग हिंदी फ़िल्म इंडस्ट्री में तेज़ी से चल रही है, जिसमें लोगों को राइट विंग की तरफ, उस सोच की तरफ, सत्ता की सोच की तरफ प्रलोभनों के साथ रिझाया जा रहा है। तो ये सारी बातें हो रही हैं। जी। जी, जी, बहुत आपने बहुत दिलचस्प बात कही, और आपने ये जो बात कही फ़िल्मों के उपयोग के बारे में, तो मुझे क्योंकि पारेख साहब तो हिंदी सिनेमा, क्या विश्व सिनेमा के इतिहास पर नज़र रखते हैं और उन्होंने उस पर काफ़ी लिखा भी है। पारेख साहब, आपको हिटलर का वो दौर याद होगा जब सिनेमा के इस्तेमाल के लिए, सिनेमा को अपने पक्ष में इस्तेमाल करने के लिए बाकायदा किस तरह से अभियान चलाया गया जर्मनी में। चाहूँगा कि आप जो है उस चीज़, उस परंपरा को याद करते हुए, जो आज 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 का हमारा सिनेमा जिसके बारे में अजय जी जिसकी तरफ इशारा कर रहे हैं, आप ज़रा उसके बारे में हमारे दर्शकों को कुछ बताएँ तो थोड़ा हमारा ज्ञानवर्धन होगा। देखिए, ये जो राइट विंग प्रोपेगेंडा फ़िल्मों की शुरुआत है,
वो जर्मनी से नहीं होती, वो अमेरिका से होती है। 1915 में D.W. ग्रिफिथ ने जो फिल्म बनाई थी बर्थ ऑफ ए नेशन, वो फिल्म आप देखिए, मैंने देखी है वो फिल्म। वहाँ अच्छी बात यह है कि जो पुणे में फिल्म इंस्टीट्यूट की तरफ से जो प्रोग्राम होता है एप्रिसिएशन का, होता है या नहीं पता नहीं मुझे, उसमें वो फिल्म दिखाते हैं बर्थ ऑफ ए नेशन। वो शायद उपलब्ध भी होगी। बर्थ ऑफ ए नेशन जो है वो कू क्लाक्स नाम का जो संगठन था, जो अफ्रीकी लोगों को के विरुद्ध था और व्हाइट सुपरमेसी में यकीन करता था, और व्हाइट सुपरमेसी में यकीन करने के कारण वो अफ्रीकियों की हत्या तक करने को जायज मानता था। उनके पक्ष में बनाई हुई फिल्म थी। आप जानते हैं कि D.W. ग्रिफिथ जो है वो अमेरिका के एक बहुत बड़े फिल्मकार थे। न केवल बहुत बड़े फिल्मकार थे, उन्होंने फिल्म बनाने में, खास तौर पर फीचर फिल्म बनाने में कई तरह की नई शुरुआतें की। किस तरह से लॉन्ग शॉट लिए जाएं, किस तरह से मतलब एपिकल फिल्म किस तरह से बनाई जाए, वो सब है। लेकिन वो फिल्म बहुत ही खतरनाक फिल्म थी, और उस फिल्म को लेकर वहां पर झगड़े भी हुए, कहना चाहिए कि दंगे फसाद भी हुए, और अंततः उस फिल्म पर वहां पर प्रतिबंध लगाया गया। मैं ये उस फिल्म को इसलिए याद कर रहा हूँ कि ये प्रवृत्ति जो है ये फिर हमें जर्मनी में देखने को मिलती है। जर्मनी में एक फिल्म 1935 में बनाई गई, और भी कई सारी फिल्में, प्रोपेगेंडा फिल्में और भी बनाई गई, लेकिन एक फीचर फिल्म बनाई गई थी, ट्रिम्प ऑफ द विल। ट्रिम्प ऑफ द विल नाम की जो फिल्म बनाई गई, उस फिल्म को हमारे यहाँ जैसे मोदी जी ने प्रोत्साहित किया है दोनों फिल्मों को, उसी तरह से हिटलर ने भी उसे प्रोत्साहित किया था, हिटलर ने भी उसका समर्थन किया था। और उस वही प्रवृत्ति हम ये देख रहे हैं कि यहाँ पर, और उसके अलावा जो फिल्में हिटलर के व्यक्तित्व को लेकर, हिटलर के कामों को लेकर, हिटलर को एक महामानव की तरह प्रस्तुत करने वाली जो फिल्म है, वो तो उस समय का सच ही था। बहुत कुछ हम उस समय क्या हो रहा था वो उन बहुत सारी फिल्मों के माध्यम से हम जान सकते हैं, जो बाद में बनी है, और जिसमें कंसंट्रेशन कैंप, यातना शिविरों के बारे में और हिटलर के काम करने के ढंग के बारे में। ये जो प्रवृत्तियां है, ये प्रवृत्तियां जहां भी फासिस्ट किस्म की राजसत्ता आएगी, वहां इस तरह की फिल्में बनना बहुत स्वाभाविक है, अगर राजसत्ता का उसमें समर्थन हो। जिन 2 फिल्मों की बात हम कर रहे हैं, उनके अलावा भी है, और वो बहुत छोटे-छोटे तरीके से, अजय का बिल्कुल कहना सही है कि हमें वास्तव में बहुत सूक्ष्मता से, बारीकी से चीज़ों को देखना चाहिए। मैं आपको एक एग्ज़ाम्पल और देता हूँ। मैंने अजय से बात भी की थी इसके बारे में। जुबिली नाम का एक सीरियल अभी आया है। आप सब लोगों ने देखा होगा, और उसकी बड़ी जी। प्रशंसा भी की है, बहुत प्रशंसा भी की जा रही है। ठीक है? उस जुबिली फिल्म में 1946 से लेकर 1956 के बीच के हिंदी सिनेमा का एक तरह से चित्र प्रस्तुत किया गया है। आप ध्यान दें कि वास्तविकता क्या है? वास्तविकता यह है कि ये वह दौर है जब हिंदी सिनेमा पर इप्टा और प्रगतिशील लेखक संघ यानी प्रगतिशील आंदोलन का गहरा प्रभाव था। जी, और वहाँ पर अमेरिका उसमें, और रूस दिखाए जा रहे हैं। और वहां वहाँ पर अमेरिका अमेरिका और रूस दिखाए जा रहे हैं, रूस जी, की तेजी दिखाई जा रही है। वहां जी, प्रगतिशील आंदोलन की कोई चर्चा नहीं है। यानी जी, कि अगर हम उस समय के फिल्मकारों के बारे में सोचें, कौन थे फिल्मकार 1946 में? राज कपूर थे, महबूब थे, बिमल रॉय थे। ये सब बड़े फिल्मकार थे जो प्रोग्रेसिव सोच के थे, जो पटकथा लिखने वाले लोग थे, जो गीत लिखने वाले लोग थे, जो अभिनेता थे, अभिनेता में बलराज साहनी थे। ये इन सबों को क्या कहा जा रहा है? ये सब किसी विदेशी एजेंडे के तहत काम कर रहे हैं। इतिहास को तोड़ने मरोड़ने की ये कोशिशें इतनी बारीक हैं कि ध्यान भी नहीं जाता लोगों का।
और वो बड़े मजे से उसे एक्सेप्ट कर ले। आप ध्यान दें तो कश्मीर फाइल्स से पहले वो ताशकंद फाइल्स बना चुके हैं। ताशकंद फाइल्स के माध्यम से भी उन्होंने शास्त्री की, ये आप देखेंगे शास्त्री जी की जब मृत्यु हुई उसके बाद से आरएसएस जो है इस बात को फैलाता रहा है कि उनकी ताशकंद में हत्या की गई, और इसी अफवाह को उन्होंने एक फिल्म का माध्यम बनाया। लेकिन ये तो 10 साल से सत्ता में है, उससे पहले 6 साल तक वाजपेयी जी रहे। फिर वो फाइलें क्यों नहीं निकाल दी गई, वो कागज क्यों नहीं सामने आए जिससे ये साबित हो कि शास्त्री जी की हत्या हुई है वहां पर। लेकिन नहीं, झूठ जो है इन सब का एक बहुत ही बड़ा आधार है। मैंने एक फिल्म देखी थी, उस फिल्म का मैं नाम भूल जाता हूँ, पाजामा कुछ इस तरह की है, हिटलर के समय की। उसमें बच्चों को पढ़ाने के लिए एक टीचर आता है और वो हिस्ट्री पढ़ा रहा है, और वो किस तरह से हिस्ट्री को डिस्टॉर्ट करके, यानी कि वो यहूदियों के बारे में ऐसी-ऐसी बातें कहता है, जो कि अगर आप यहूदी शब्द काट कर मुसलमान कर दें, तो हमारे यहाँ भी ठीक यही बातें कही जा रही। तो इसलिए हमें ये महज एक फ़िल्म के तौर पर नहीं लेना चाहिए। इसमें बड़ा मुद्दा यह है कि फ्रीडम कितनी हो, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, लेकिन हमें फ़िल्म पर प्रतिबंध न लगे, ये इसके मैं हमेशा पक्ष में रहा हूँ। लेकिन हम इनके प्रभाव को, आप ही ने अपने जो टिप्पणी फेसबुक पर लिखी थी उसमें लिखा था कि बाहर निकलते हुए एक जन ने कहा कि मैं अपनी बेटी को ये जी, फ़िल्म बिल्कुल। मतलब क्या है, मैं 2 बातें और जोड़ के अपनी बात खत्म कर रहा हूँ। नंबर 1 कि ये फ़िल्म न केवल इस्लाम विरोधी है, ये इस्लाम या मुसलमान विरोध से ज़्यादा ये हिंदू विरोधी फ़िल्म है। ये सभी फ़िल्में हिंदू विरोधी है, क्योंकि ये हिंदुओं को प्रतिगामिता में, पिछड़ेपन में धकेल रही है। ख़ास तौर पर उनकी औरतों को। जिस तरह से फ़िल्म के बारे में मैंने विस्तार से जो भी पढ़ा है, उससे ये मालूम पड़ता है कि वो जो शालिनी उन्नीकृष्णन नाम की लड़की है, वो जी। निहायत ही बेवकूफ़ किस्म की लड़की है। उसके सामने जो बातें कही जाती है, वो आसानी से उसे विश्वास कर लेती है। ये कैसे संभव है? क्या थोड़ी भी बुद्धि नहीं है उसमें? ठीक है? जी। और आप उसको फिर उस एक लड़की को 32,000 में कन्वर्ट कर दें। ये तो एक एजेंडा ही ऐसा कर सकता है, एक प्रोपेगेंडा फ़िल्म ही ऐसा कर सकती है। तो जी। एक तो ये मानना कि हिंदू जो है, वो दिमागी तौर पर बहुत कमज़ोर होता है, हिंदू लड़कियाँ तो ख़ास तौर पर, हिंदू लड़कियाँ ख़ास तौर पर कमज़ोर होते हैं, इसलिए लव जिहाद में उनका फँसने का खतरा है, इसलिए बहुत ज़रूरी है कि उन्हें नियंत्रण में रखा जाए। कौन रखेगा नियंत्रण में? ये पितृसत्ता की तरफ धकेलने की कोशिश है। ये नहीं भूलें कि आरएसएस जो है, हमेशा एक पुरुष सत्तावादी, सत्ता में विश्वास करने वाला संगठन है, और वही इन फ़िल्मों के माध्यम से भी आ रहा है। क्योंकि जी। अगर स्त्रियों को टारगेट किया जाएगा, तो बहुत आसानी से लोगों को भावनात्मक भावनात्मक रूप से उत्तेजित किया जा सकता है कि जी। देखो तुम्हारी बेटियाँ, तुम्हारी बहुएँ, तुम्हारी बहनें जो है, उनका जीवन खतरे में है। जी। जी। तो ये आपने उस बहुत गंभीर बात कही है। एक बात और कहना चाहता हूँ, जी, और जी, दूसरी जी। बात ये है कि हिंदुस्तान जैसा लोकतांत्रिक देश में जो प्रेम करने की आज़ादी है, यानी कि एक बालिग लड़का और लड़की किसी भी व्यक्ति से, चाहे वो हिंदू हो, मुसलमान हो, ईसाई हो, उसको एक तरह से प्रतिबंधित करने की कोशिशें हैं, उस आज़ादी को ख़त्म करने की कोशिशें हैं, ये मेरे ख़्याल में ये भी उतना ही खतरनाक है। जी, ये बहुत महत्वपूर्ण आपने बात कही। धनंजय जी, मैं आपके पास आना चाहूँगा। धनंजय, अगर आप सुन पा रहे हो, धनंजय आपके पास आना चाहूँगा। जो बात अजय जी और पारख साहब ने कही है, मैं आप चूँकि फ़िल्म इंडस्ट्री में सक्रिय हैं, तो मैं इस फ़िल्म के बहाने मैं जो फ़िल्म राइटिंग इस फ़िल्म में की गई है, मैं उसकी तरफ आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूँ। जैसे इस फ़िल्म में जो जिस तरह के संवाद हैं,
या जिस तरह की कहानी लिखी गई, जो एक पात्र महिला जो है आसिफा, जो कि अपनी बाकी दोनों साथियों को एक तरीके से कहा जाए ब्रेन वॉश करने की कोशिश करती है, तो उनके उनके जो धर्म है, उनके धर्म के बारे में टिप्पणी करती है और उनका एक तरह से मजाक उड़ाती कि ईसाई ईसाई धर्म के बारे में वो कहती कि भाई जो वो कैसा गॉड है जो अपने ही बच्चे को नहीं बचा पाया, जो फांसी पे चल रहा था, उसको लोग फांसी चल रहा था, वो नहीं बचा पाया। फिर वो राम के बारे में कहती है कि वो कैसे भगवान है जो कि अपनी पत्नी की रक्षा नहीं कर सके, अपनी पत्नी को नहीं मतलब ढूंढ सके या उसको, या कृष्ण के बारे में कहती है कि भाई वो कैसे हैं जिनको कि हर किसी से प्रेम हो जाता है, हर किसी से वो रोमांस करने लगते हैं, कुछ इस तरह की बात रासलीला करने लगते हैं शिव के। तो ये जो चीजें हैं कुल मिलाकर के मुझे हैरानी इस बात पर हो रही है कि आज के संवेदनशील समय में सेंसर बोर्ड ने इस तरह की चीजों को कैसे पास कर दिया, जबकि ये फिल्म तो सेंसर बोर्ड से निकल कर आई है। तो मुझे ये चीज थोड़ी हैरानी हो रही है धनंजय, और मैं आपसे जानना चाहूंगा कि ये जो प्रोपेगेंडा वाली बात हम लोग कह रहे हैं, क्या हिंदी सिनेमा में, यानी फिलहाल जो इस समय सक्रिय लोग हैं, क्या एक प्रोपेगेंडा सिनेमा की भी एक धारा बहने लग गई है, या थोड़ा उसमें तेजी आई है? देखिए, पूरा हमारा समाज, पूरी राजनीति, अब सेंसर बोर्ड की क्या बात कीजिएगा, प्रधानमंत्री बोल रहा है, प्रधानमंत्री क्या बोल रहे हैं कि ये फिल्म जो है एक जीवंत दस्तावेज है। जीवंत दस्तावेज मतलब क्या होता है? तो ये फिक्शन कैसे कर रहे हैं? प्रोड्यूसर कह रहा है फिक्शन है, कोर्ट कर रही है फिक्शन है, ये बोल रहे हैं नहीं, वो सत्य घटना पर आधारित तो बता ही रहे हैं। नहीं, सत्य घटना पर आधारित बता रहे हैं, वो कह रहे हैं सत्य घटना पर आधारित फिल्म हमने बनाई है। सत्य घटना पे आधारित है, लेकिन जब आप जीवंत दस्तावेज कहते हैं तो फिक्शन कैसे है? कोई भी सत्य घटना पे आधारित फिल्म बनती है उस पर फिक्शनाइज किया जाता है। क्या वो सत्य घटना पे जो पिक्चराइज किया डॉक्यूमेंट्री है? डॉक्यूमेंट्री नहीं है, फिक्शनाइज किया है। और फिक्शनाइज करने के दौरान जो टुच्चे किस्म के आप जो संवाद जिस तरह के बोल रहे हैं, मैंने फिल्म देखी नहीं है, ये टुच्ची भाषा है। ये छोटे लोग, छिछले लोग, गंदे लोग इस तरह की भाषा बात करते हैं। ये किसी संवेदनशील समाज की संवेदनशील भाषा नहीं हो सकती। लेकिन दुर्भाग्य है कि हमारे देश में अभी ऐसे लोग बहुलता में आ गए हैं, बहुमत में आ गए हैं, जो छिछले और गंदे लोग हैं। राजनीति में जिस तरह की भाषा इस्तेमाल की जा रही है, तो अब जो सिनेमा में लोग हैं उसमें भी बहुत छिछले लोग भरे पड़े हैं, इससे इनकार नहीं कर सकते। आप गौर कीजिए कि जो 50s और 60s की जो फिल्में थी, क्या वो फिल्में आज बन रही हैं? कहीं हमारा भारतीय समाज दिखता? आपके प्रोग्राम में कई बार मैं बोल चुका हूं कि भारत का जो समाज है हमारे हिंदी सिनेमा में कहीं दिखाई पड़ता है? आप जनगण मन देखी है ना फिल्म, आपने पिछले प्रोग्राम में आपने चर्चा की थी, जनगण मन फिल्म आई थी केरल से, कितनी जबरदस्त फिल्म है। क्या हिंदी सिनेमा में इस तरह का कोई प्रयास करने वाला प्रोड्यूसर डायरेक्टर है? लीजिए किस्म के प्रोड्यूसर है हिंदी सिनेमा में, उनको केवल जो है लड़कियों के या किसी और जो रूढ़िवादी बातें हैं उसको फैला करके, उसकी बकवास करके पैसे कमाने वाले लोग हैं। बड़े बड़े फिल्मकार हैं, रीजनल फिल्मों से हिंदी ज्यादा सिनेमा में धनंजय जी, हिंदी सिनेमा एक तरफ तो किसी का भाई किसी की जान बना रहा है और दूसरी तरफ द केरला स्टोरी बना रहा है। किसी का भाई किसी की जान है और पठान है। ऐसी फिल्म बन रही है जो हिट भी हो रही है, और केरला स्टोरी भी शायद हिट हो जाए, क्योंकि उसके बारे में भी ऐसा कहा जा रहा है कि हाँ, चूंकि अब तो प्रधानमंत्री जी की तरफ से भी उसका अनुमोदन हो गया है और एक जगह वो टैक्स फ्री भी हो गई है, तो वो भी अपनी कमाई। जी अमिताभ, केरल से ही एक और फिल्म आई है, उसी दिन रिलीज हुई है, 2018 जी, एवरी मैन इज ए हीरो, जो 2018 में केरल में बाढ़ आई थी, जिसने पूरा एकदम तबाही कर दी थी। वैसे में कैसे पूरा समाज मिलकर उस तबाही से लड़ रहा है, जहाँ पे फिल्म का कंटेंट ये है कि एवरी मैन इज ए हीरो 2018। उस फिल्म की कोई चर्चा नहीं हो रही है, वो भी केरल से ही आई है, मलयालम में बनी हुई फिल्म है। तो हम किसको हाईलाइट कर रहे हैं? मीडिया भी किस चीज को हाईलाइट कर रहा है कि वो 2018 को क्यों नहीं कुछ जाएंगे? अजय जी, ये सारे सवाल जो है ना, वो क्यों नहीं जो है प्रधानमंत्री पे जाके खड़ा होता है, सत्ता पे जाके खड़ा होता है? क्यों नहीं जो है, क्यों जो है प्रधानमंत्री झूठ प्रसारित कर रहे हैं? क्यों प्रधानमंत्री कह रहे हैं कि सारे चैनल झूठ बोलो? क्यों प्रधानमंत्री कह रहे हैं कि जीवंत दस्तावेज है? क्यों कह रहे हैं कश्मीर फाइल से हमको पता चला कि जो है कितना अन्याय हुआ है? ये इस तरह की भाषा जब प्रधानमंत्री आपका बोल रहा है, जिसको 50% वोट मिलता है, तो वो तो यही बोलेगा। मैं यहाँ समाज में देख रहा हूँ, मैं गांव में भी आया हुआ हूँ, मैं देख रहा हूँ आपस में सब सौदा करते हैं, धंधा करते हैं, लेकिन उनके मन के अंदर कितना जहर भरा हुआ है उसका अंदाजा नहीं लगा सकते। और अभी जो बता रहे थे पारक साहब, हिटलर और किसकी किसकी कहानी बता रहे थे, वो तमाम चीजें यहाँ हो रही हैं।
और मुझे एक और बात, एक जर्नलिस्ट आपके साथी होंगे अमिताभ जी, संजय सिन्हा, वो एक स्टोरी लिखा करते हैं। उन्होंने बहुत बढ़िया परसों एक स्टोरी लिखी कि और अटैची में श्रीवास्तव साहब बंद हो गए। ये इस समाज की बहुत बड़ी पीड़ा है। लेकिन दुखद ये है कि हम इतने अनपढ़ लोगों का समाज हमारा है, इतने अनपढ़ लोग हैं जो केवल वो चाहे हिंदू हो मुसलमान हो सारे उसी लेवल पे आते हैं। और एक बड़ी बात है कि धर्मांतरण की जो बात कर रहे थे अजय जी, देखिए धर्म पालन की आजादी है। अगर कोई जबरन किसी के साथ कुछ करता है तो वो अपराध की श्रेणी में आता है। हम धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र जब घोषित हो गए तो कोई भी धर्म ये पालन करने की हम आजादी, हम किसी भी लड़की से शादी करते हैं, हम किसी भी लड़के से शादी कर सकते हैं। लेकिन अब जब जो जिन स्टेट्स की बात की वहां जब बीजेपी आई है तो उन लोगों ने बनाया है, ये क्यों बनाया है? और एक बात बड़ी अच्छी बोली पारेख साहब ने कि ये लोग जब से आरएसएस का जन्म हुआ है या जब से गाढ़ा हुआ है, मोदी जी जब से आए हैं तब से हिंदू धर्म को जितना डैमेज इस पार्टी ने किया है किसी ने नहीं किया है। हिंदू धर्म के बारे में क्या मान्यता बना दी है? कोई पढ़ा लिखा आदमी क्या हिंदू धर्म पे चर्चा करते समय इस तरह की जो चर्चाएं हो रही है करेगा? इतनी घटिया लेवल की चर्चा करते हैं। आप देखिए किस तरह की बातें करते हैं। और हिंदी सिनेमा का एक बड़ा दौर देखिए, जब जो है ठाकुर होता था और ठाकुर लड़कियों का रेप करता था, किसी तरह की फिल्म, मर्डर मिस्ट्री है, हॉरर फिल्म है, सोशल फिल्म है, सब जगह ऐसा दिखाते थे कि वो जो है लड़कियों का रेप करता है। और उसके बाद अमिताभ बच्चन की फिल्मों के बारे में तो खास तौर पे कहा जाता है कि अमिताभ बच्चन की फिल्मों के दौरान जो दौर था उसमें हीरो का हीरोइज्म तभी उभरता था जब उसकी बहन का उसकी बेटी के साथ रेप होता था। ढेर सारी फिल्में हैं जब उसकी बेटी के साथ या उसकी पत्नी के साथ रेप हुआ फिर वो बदला लेने निकलता है। ये तो हमारा समाज है, ये हमारे समाज में सोचने वाले लोग हैं, लेखक है, ऐसे कल्चर वाले लोग हैं। तो हमारा समाज बहुत दोयम दर्जे का समाज है, इसको एक्सेप्ट कीजिए। और जाहिल किस्म के लोग हमारे बहुमत में हैं। और इस जाहिलियत हम अपने गांव में देख रहे हैं ना, रोज साला इतना तेज लाउड स्पीकर बजाता है कि आप सोच नहीं सकते। वो भजन बजा रहा है, फिल्मी भजन बजा रहा है, 16 मंदिर, सब मंदिर बनाने में लगा हुआ है, सबके मोबाइल पे कॉल कीजिए तो कोई भजन बज रहा है। अरे क्या है बे? और आप देखिए कोई प्रधानमंत्री मोदी कह रहे हैं मंदिर बनना चाहिए कि नहीं बनना चाहिए? क्या कभी कहा उन्होंने कि स्कूल बनना चाहिए कि नहीं बनना चाहिए? अस्पताल बनना चाहिए कि नहीं बनना चाहिए? लोगों को पढ़ना चाहिए कि नहीं पढ़ना चाहिए? लोगों को रोजगार मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए? बोलते हैं? नहीं बोलते हैं। लेकिन अब जो है जब कहते हैं कि ऐसा क्यों हो रहा है अजय जी, तो ऐसा इसलिए हो रहा है कि सारे जो है चापलूस जो है आगे उभर के आ गए हैं। और वो चापलूस जो है सत्ता की चापलूसी में लगे हुए हैं, चाहे वो पूंजीपति हो चाहे वो भीख मांगने वाले लोग हो, वो दोनों किस्म के लोग। और हिंदी सिनेमा में इस तरह के जिस तरह की फिल्मों पे हम चर्चा कर रहे हैं, इस तरह की फिल्मों पे हम चर्चा नहीं करते थे पहले। हम चर्चा करते थे उन फिल्मों पे, पिंक टाइप फिल्मों पे करते थे, जो गंभीर किस्म की फिल्म होती थी, जो समाज में कुछ मैसेज देने का काम करती थी। फिल्मों का मकसद क्या है? क्यों फिल्म बनाते हैं? फिल्म बनाने का मकसद होता है कि हम कुछ कहना चाहते हैं, कुछ मैसेज देना चाहते हैं। क्या मैसेज देना चाहते हैं? क्या निगेटिव मैसेज देना चाहते हैं या पॉजिटिव मैसेज देना चाहते हैं? हम समाज को सतर्क करना चाहते हैं या समाज को गटर में ढकेलना चाहते हैं? अगर हम समाज को गटर में धकेलना चाहते हैं तो सॉरी, आप फिल्म मेकर नहीं हो, आप लेखक नहीं हो, आप नेता नहीं हो, आप एक संवेदनशील इंसान नहीं हो। लेकिन अगर फिल्म, बहुत अच्छी बात कही आपने धनंजय, बहुत अच्छी बात कही। और जी जी अमिताभ देखिए फिर भी है कि हम लोग, मैं उत्तेजित हो जाता हूँ इन बातों पे। क्यों उत्तेजित होता हूँ? कि मुझे लग रहा है कि मैं कुछ नहीं कर सकता हूँ, मैं विवश हूँ, लेकिन मैं उस चिड़िया में अपना नाम शामिल करना चाहता हूँ जो आग लगने पे जंगल में पानी की बूंद चोंच में भर के दौड़ रही थी। ये बड़ा दुखद काल है। मैं बंबई से लेकर राजस्थान से लेकर के बिहार, हम हर जगह देख रहे हैं कि एक पागलपन का भूत सवार हो गया लोगों पे। वो जब तक वो मरेंगे नहीं बड़ी संख्या में, तब तक ये खत्म होने वाला नहीं है। जी, तो आपने बहुत दिलचस्प बात कही और बहुत गंभीर बात है जो आप जिसकी तरफ आप इशारा कर रहे हैं। पारेख साहब, धनंजय जो कह रहे थे कि सिनेमा अगर आप सकारात्मक मूल्य नहीं दे रहे हैं समाज में, तो कहीं ना कहीं आप जो है समाज को गटर की तरफ धकेल रहे हैं। मुझे याद आता है, जब चूंकि हम एक ऐसी फिल्म के बारे में चर्चा कर रहे हैं जिसको कहा जा रहा है कि वो अतिवादिता की तरफ धकेल रही है। हिंदी सिनेमा ने 50 और 60 के दशक में ऐसी तमाम फिल्में बनाई जो कि सामाजिक समरसता का संदेश देती हैं, जो कि जबकि हमें मालूम है कि आज़ादी के दौरान और उसके बाद जिस तरह की कड़वाहट समाज में थी, उसको दूर करने का काम हिंदी सिनेमा ने अपनी कहानियों के जरिए किया है। हमको वो गाना बार बार याद करना चाहिए कि तू हिंदू बनेगा ना मुसलमान बनेगा, इंसान की औलाद है इंसान बनेगा। और आज हम जो फिल्में बना रहे हैं जिसमें हम ये दिखा रहे हैं कि नहीं साहब,
जो किरदार हैं वो एक धर्म से अगर वो ताल्लुक रखते हैं तो वो कैसे किस तरह के किरदार हैं। वो सच्ची कहानी सच्ची घटना पर आधारित हो सकती है और ये मैं ज़रूर कहूँगा कि अगर वो घटना अगर जिस भी घटना के बारे में आप बात कर रहे हैं उसमें जो भी विक्टिम है उनको न्याय मिलना चाहिए। लेकिन उनको अगर आप सिनेमा के ज़रिए न्याय दिलाना चाहते हैं पूरे एक समुदाय के प्रति आक्रोश या एक नकारात्मकता का भाव पैदा करके तो शायद ये अप्रोच ठीक नहीं है। आप क्या कहेंगे पराग साहब? देखिए, आपकी जो आखिरी बात है वो बहुत इम्पोर्टेंट है। ये नहीं भूलना चाहिए कि 1 अरब 40 करोड़ के इस देश में, जिसमें कि जहाँ पर कि 20-22 करोड़ मुसलमान है, बल्कि ज़्यादा ही हैं इससे। उस 20-22 करोड़ मुस्लिम आबादी जो पिछले 10 साल से जबरदस्त उत्पीड़न की शिकार हो रही है, वैचारिक रूप से, मानसिक रूप से, उनके काम धंधों पर बहुत तरह के दबाव है। उसके बावजूद उनकी तरफ से जो प्रतिक्रियाएं आ रही है, वो प्रतिक्रियाएं बहुत संयमित है, संतुलित है। मतलब 32,000 का दावा कर रहे हैं और खुद वही थोड़ा सा भी उनका कहना चाहिए कि जब उनसे कोर्ट में जवाब तलब हुआ तो वो 32,000 से एकदम 3 पर आ गए और 3 की कहानी कहने लगे। स्पष्ट है कि इतने बड़े देश के अंदर किसी भी समाज पर ये क्यों हम भूल जाते हैं कि भाई उसी तरह का अतिवादी दक्षिणपंथी संगठन आरएसएस भी है, जिस तरह से दूसरे इस्लामिक संगठन हो सकते हैं। तो उनके प्रभाव में आते हैं लोग, ऐसा नहीं है कि प्रभाव में नहीं आते हैं, लेकिन जितनी बड़ी आबादी भारत में मुसलमानों की है, उसको देखते हुए वह प्रतिक्रिया बहुत कम है, बहुत बहुत कम है। और इसका कारण है पिछले 70 साल में हिंदुस्तान जिस लोकतांत्रिक धर्मनिरपेक्ष पथ पर चलता रहा है, और अब भी हिंदुस्तान के अल्पसंख्यकों को, धार्मिक अल्पसंख्यकों को, दलितों को, आदिवासियों को, स्त्रियों को यह उम्मीद है कि हम इसमें से निकल के वापस उस रास्ते पर जा पाएंगे। और इसी उम्मीद के कारण जो है प्रतिक्रियाएं उस तरह की नहीं हो रही है। लेकिन इस तरह की फिल्में जो है वो हमें उस तरफ धकेल रही है। कभी नसीरुद्दीन शाह ने करण थापर के साथ इंटरव्यू में कहा था कि आप 20 करोड़ लोगों को बहुत दूर तक और बहुत लंबे समय तक दीवार की तरफ धकेल नहीं सकते, और अगर वो प्रतिक्रिया हुई तो गृह युद्ध की स्थिति हो जाएगी। मुझे लगता है कि फिल्म बनाने वाले एक आग से खेल रहे हैं और उन्हें इस तरह की फिल्में बनाकर एक तरह से, क्योंकि अगर इसका असर पड़ता है, क्योंकि असर पड़ता इसलिए है क्योंकि जब प्रधानमंत्री उनके समर्थन में बोलता है और प्रधानमंत्री से उनके समर्थन में बोलता है, फिल्म जो सेंसर बोर्ड है वो किसी तरह से भी उसको उसके प्रभाव को लेकर विचार नहीं करता, उसमें दिए गए आंकड़ों के बारे में कोई बात नहीं करता। तो इसलिए ये मुझे ज्यादा चिंता का विषय लगता है, और धनंजय का जो आक्रोश है वो मुझे बहुत स्वाभाविक लगता है उन सबके लिए जो इस देश की चिंता करते हैं। बिल्कुल, आपने बिल्कुल सही जगह इशारा किया है। अजय जी, मैं आपके पास आता हूँ बातचीत के लगभग आखिरी हिस्से में। ये जो फिल्म है जिसके बारे में हम यहाँ चर्चा कर रहे हैं, मैंने भी देखी, आपने भी देखी है, ये काफी एक तरह से बहुत डिस्टर्बिंग किस्म की फिल्म है और वो जिस तरीके से बात करती न सिर्फ एक समुदाय के प्रति वो आपके मन में आक्रोश या नफरत पैदा करती है, बल्कि जो पॉलिटिक्स है, पॉलिटिक्स में भी ये आपके जैसे इसमें देखा जाए तो कम्युनिज्म के बारे में भी एक तरीके से व्यंग किया गया है या उसको निशाने पर लिया गया। उसमें एक पात्र है जो बाकायदा कहता है कि आप तो, वो लड़की कहती है अपने पिता से कि आपने विदेशी आइडियोलॉजी के बारे में तो हमें खूब बताया, लेकिन अपने देश की जो हमारी जो संस्कृति है उसके बारे में, विचारधारा, उसके बारे में आपने कुछ नहीं बताया। फिर उसमें एक पोस्टर दिखाई देता है जिसमें कहा जाता है कि नेशनलिज्म इज हराम। वो बाकायदा एक जगह पोस्टर लगा हुआ है, नेशनलिज्म इज हराम। तो वो जो एक कुल मिला करके ये एक इशारा है स्पष्ट रूप से कि जो पॉलिटिक्स है
वो फिल्मकार जो है वो दिखाना चाह रहा है कि उसका इशारा किस तरफ है। अजय जी, मैं आपसे जानना चाहूंगा, ये जो सिनेमा का ट्रेंड है डिस्टर्बिंग, इससे इस मतलब इस, क्या कहेंगे, इसको हम किस तरह से क्या पलट सकते हैं, नहीं पलट सकते हैं, या दर्शकों को स्वयं जागरूक होना चाहिए, या इसके लिए किसी तरह की कोई एक कैंपेन चलनी चाहिए? क्योंकि इस तरह की फिल्में अगर बनती हैं और उनका एक वर्ग खड़ा होता है, उनसे मान लीजिए निर्माताओं को लाभ भी मिल जाता है, वो पैसा भी कमा लेते हैं, जैसा कि विवेक अग्निहोत्री ने कश्मीर फाइल्स से पैसा कमाया, उनको वो फिल्म बॉक्स ऑफिस पर अच्छी चली, और ऐसी और भी फिल्में उसके बाद बनती हैं, और केरला स्टोरी के बारे में भी शायद ऐसा कहा जा रहा है कि उसकी जो बॉक्स ऑफिस पे सफलता है, शायद उसको भी वो सफलता मिल जाए। तो ऐसे में क्या ये कि एक नया रास्ता नहीं खोल रहा है सिनेमा को एक मतलब एक नकारात्मक छवि प्रस्तुत करने के लिए? देखिए, मैं इसे ट्रेंड तो नहीं कहूँगा अभी, एक पैटर्न ज़रूर डेवलप हो गया है और वो पैटर्न बाद में हो सकता है ट्रेंड बन जाए। फिलहाल ऐसा नहीं दिख रहा है। कश्मीर फाइल्स आई, उसके साथ सरकार का समर्थन आया, तमाम राज्य सरकारों ने उसे टैक्स फ्री किया, उसी पैटर्न पे ये फ़िल्म भी जा रही है। जैसा कि आपने ही कहा कि मध्य प्रदेश सरकार ने इसको टैक्स फ्री कर दिया है, शायद कल को उत्तर प्रदेश उत्तराखंड भी आ जाएगी, उत्तर प्रदेश भी आ जाएगी और दूसरी सरकारें भी आ जाएँगी, जो इसको टैक्स फ्री करेंगी। तो वही ट्रेंड फिर से दिखाया जाएगा, मोदी जी तो आ ही गए हैं सामने, वो स्पष्ट है। मुझे जो खतरा दिख रहा है, वो ये दिख रहा है कि जो सामान्य मनोरंजक फ़िल्म मेकर थे, जो आम मनोरंजन करने में यकीन करते थे और फ़िल्में बनाते थे, ज़ाहिर-सी बात है मुनाफ़े के लिए फ़िल्में बनाते थे। अब उनको मुनाफ़ा ऐसी फ़िल्मों में दिखेगा, उनका विचार से कोई ज़्यादा मतलब नहीं है। मैं ऐसा नहीं कहूँगा कि वैचारिक परिवर्तन उनका हो गया है। वे सिर्फ़ मुनाफ़े की तलाश में, मुनाफ़े की खोज में इस तरफ जा रहे हैं और कल को वे और भी, मतलब कहते हैं ना कि नया मुल्ला ज़्यादा प्याज़ काटता है। तो कुछ वैसे ही ये जब इनका वैचारिक परिवर्तन होगा तो ये और रेडिकल होकर के ऐसी फ़िल्में बनाएँगे और दिखाएँगे और हिंदुइज़्म को मजबूत करने के लिए, जो हिंदुइज़्म वास्तव में उसके खिलाफ जा रहा है, जो पारख साहब ने और धनंजय ने बात की कि ये आप तो लग रहा है कि ये हिंदुइज़्म के बचाव में ये सारा काम कर रहे हैं, लेकिन कहीं न कहीं ये हिंदुइज़्म को और गर्त में ले जा रहे हैं। हिंदुओं को गर्त में ले जा रहे हैं, बहुसंख्यक को गर्त में ले जा रहे हैं, उसकी सोच को संकीर्ण किए जा रहे हैं। तो ज़ाहिर-सी बात है ये पैटर्न सचमुच भरोसेमंद तो नहीं है और ना कोई उम्मीद जगाता है। लेकिन मुझे जो डर है, जो मैं पहले भी कह रहा था कि इस तरीके की और फ़िल्में आएँगी और ये बात साल भर पहले भी कही थी। मैंने जी। इसीलिए अपना वो लेख सिर्फ़ इसलिए शेयर किया इस बार कि आप देख लीजिए कि वही सारी बातें इस फ़िल्म के साथ भी हुई हैं, जो उस फ़िल्म के साथ हुई थी। कल को कोई और फ़ाइल खुल जाएगी, कल को कोई और नया चैप्टर खुल जाएगा। मज़ेदार ये है कि जो प्रगतिशील फ़िल्म मेकर हैं या दूसरे किस्म के फ़िल्में बनाने वाले जो इसकी काट सोचते हैं, वे कभी गोधरा फ़ाइल नहीं बना पाएँगे। वे गुजरात फ़ाइल बनाने की हिम्मत नहीं कर सकते। उनकी फ़िल्मों को रोक दिया जाएगा, हो सकता है उन पर सीधे आक्रमण तक हो जाए। क्योंकि ये डर है, लोग सहमे हुए हैं, कायदे के फ़िल्म मेकर सहमे हुए हैं। पिछले दिनों अभी 1 हफ्ते पहले मैं एक बड़े संवेदनशील फ़िल्म मेकर से मिला, वे स्तंभित हैं। उनका कहना है हम समझ नहीं पा रहे हैं कि हम क्या कहें और कैसे कहें। तो ये बात उन्होंने स्वीकार की कि हमें अब रास्ते तलाशने होंगे, हमें अपना क्राफ्ट तलाशना होगा, हमें अपनी बात कहने के तरीके खोजने होंगे कि हम कैसे अपनी बातें कह सकें। अब ट्रेडिशनल तरीके से, अब पुराने तरीके से बातें नहीं कही जा सकेंगी। अगर आपको कोई भी प्रोग्रेसिव बात करनी है, आपको कोई भी सम्यक बात करनी है, आपको कोई भी समरसता वाली बात करनी है तो। ये खतरा तो बढ़ गया है अमिताभ, और हमें इसकी काट के लिए तैयारी करनी पड़ेगी। ये 1 घंटे, आधे घंटे के विचार-विमर्श से नहीं हो सकता। लेकिन जो संवेदनशील लेखक, निर्देशक, पत्रकार और दूसरे लोग हैं, उनको गंभीरता से सोचना होगा। उनको अपने हथियार थोड़े मजबूत करने पड़ेंगे और थोड़ा धारदार भी करना पड़ेगा, ताकि वो जी। पिक कर सकें कि चीज़ें कहाँ से बिगड़नी शुरू हुई और कहाँ से इसको सुधारा जा सकता है। जी, जी। अजय जी, आपने बहुत महत्वपूर्ण बात कही है, और
जो बात आपने कही कि 1 घंटे आधे घंटे के विमर्श से ये चीजें नहीं हो सकती, ये बात आपकी सही है, लेकिन इस तरह की विमर्शों की भूमिका जनमानस को बनाने में और लोगों को जागरूक करने में बहुत महत्वपूर्ण होती है। धनंजय, आप कुछ कहना चाह रहे हैं? मैं ये कहना चाह रहा हूं कि देखिए, मेरा आक्रोश अलग है, लेकिन निराशा नहीं है। निराशा इसलिए नहीं है कि लड़ाई राजनीतिक तौर पे बहुत मजबूती से चल रही है, और मजबूती से इसलिए चल रही है कि अगर कोई एक संगठन या कोई पार्टी या कोई विचारधारा अगर ये देश में ये तय करना चाह रही है कि जो मध्य वर्ग है या कहिए ओबीसी है, मैं थोड़ी राजनीतिक बात करता हूं 2-4 लाइन में, जो ओबीसी है उनके लिए स्पेस न दिया जाए, उनको बांध करके रखा जाए, कमंडल में रखा जाए, अगर ये सोच रहे हैं जो लोग, ओबीसी बड़ी आबादी है, 60% आबादी इस देश की ओबीसी है। अभी जातीय जनगणना को रोका गया बिहार में, हालांकि वो रुकने वाला नहीं है, लेकिन जो ओबीसी को रोकने के लिए पिछले जब से ग्लोबलाइजेशन हुआ है, गौर कीजिए कि एक बड़ी स्कूलों का जिस तरह से हाल किया गया या जिस तरह से नौकरियों का बड़ी बुरी स्थिति में पहुंचा दिया गया, तो ये जो किया जा रहा है उसका असर राजनीतिक तौर पे जो दूसरे काउंटर पार्टी है वो अटैक कर रही है, वो रुकने वाली नहीं है। ये ऐसा नहीं होगा कि ये जो कर रहे हैं वही होने वाला है, वो नहीं होने वाला है, बदलने वाला है। तो जो आप अभी जो अजय जी कह रहे थे कि कई सारे जो सेंसिबल फिल्म मेकर है वो फिल्म बनाना चाहते हैं लेकिन दबाव में है, बिल्कुल सच है। मैं जिस तरह की कहानी लिखना चाहता हूँ कोई प्रोड्यूसर देने को तैयार नहीं, बोलता कहानी तो बहुत अच्छी है लेकिन कंट्रोवर्सी हो जाएगी यार, इसमें अपने को पैसा फंसने का डर है। सीरियल तक में ऐसी बात हो रही है, वेब सीरीज में ऐसी बात हो रही है, आप नहीं लिख सकते हो। लेकिन मैं अब समझिए कि एक पिछले दिन में एक फिल्म का जिक्र कर रहे थे आप लोग, जो हिटलर वाली प्रसंग पे फिल्म बनी है, एक बच्चे को किस तरह से वो जो है, नहीं आप नहीं कर रहे, कहीं और कर रहे थे, कि एक बच्चे को बचाने के लिए वो आदमी किस तरह से उसको कहानी एक सुनाता रहता है और फिर फाइनली वो बच्चा तो बच जाता है, माँ से मिलता है, लेकिन उसका फादर जो है, अभी फिल्म का नाम अचानक मैं भूल गया। तो उस तरह की फिल्में समझने वाले लोग भी तो चाहिए। हमारे देश की बड़ी आबादी जो है वो अनपढ़ है, निरक्षर है, और उसके बाद उन्होंने देखा नहीं है। मेरे इर्द गिर्द ढेर सारे लोग हैं जो मुसलमानों के प्रति नफरत जिनके मन में है, या मुसलमान भी है जिनके मन में नफरत है, लेकिन उनका पर्सनल लेवल पे कहीं झगड़ा नहीं हुआ हिंदू या मुसलमान से। उनके पर्सनल पड़ोसी जो है जिनसे उनका झगड़ा हुआ वो हिंदू ही है, उनके गोतिया घर के लोग हैं। हमारे आसपास चारों तरफ जो है हिंदू आबादी है, उनका आपस का झगड़ा अपने ही लोगों का है। तो ये जो एक जो है भय बिठाया गया है, उस भय का इलाज तो होगा, वक्त लगेगा, लेकिन मुझे नहीं लगता कोई अस्थाई भाव में है। और सेंसर बोर्ड की बात जो कर रहे थे, सेंसर बोर्ड में जो लोग बैठे हुए हैं, सेंसर बोर्ड में कोई स्किल्ड लोग नहीं बिठाए जाते। सेंसर बोर्ड में सरकारों के दलाल बिठाए जाते हैं, जो सरकार के जो चमचे हैं उस तरह के लोग हमेशा बिठाए जाते हैं। कांग्रेस के समय में कम बिठाए जाते थे, अभी पूरे के पूरे वही बिठाए जाते हैं कि जो उनकी भाषा बोलेगा, वो प्रसून जोशी हो या उनके और नीचे माथा जितने लोग काम करें। प्रसून जोशी क्या है, उनका बड़ा सम्मान है एक साहित्यकार के तौर पे, लेकिन क्या एक संवेदनशील साहित्यकार इस तरह की भाषा बोल सकता है, इस तरह के काम कर सकता है? नहीं कर सकता, क्योंकि संवेदनशील व्यक्ति जो है, समाज अगर किसी गलत दिशा में जा रहा है तो रोकेगा, विरोध करेगा। कहाँ बोलते हैं? जी जी। तो ये बड़ा दुखद है, आपने इस दुख का अंत बहुत दूर नहीं है, नजदीक है। मोदी जी अल्टीमेट नहीं है, ये आरएस बीजेपी जो है 2000 साल तक यहाँ शासन नहीं करने वाली है, और जिन्होंने 2000 सालों तक शासन किया उनका भी अंत हो गया। समाज बदलता है, समाज वो रहने वाला नहीं है, और समाज से ही आवाज आएगी जो इनको दौड़ा लेगी। जी धन्यवाद धनंजय अपनी इस टिप्पणी के लिए। और मैं मतलब अब हमारे कार्यक्रम का समय समाप्त हो रहा है, चलते चलते अपने दर्शकों से और सभी से ये कहना चाहूंगा कि सिनेमा संवाद के जरिए हमारा प्रयास ये रहता है कि हम सिनेमा देखने, सिनेमा को समझने के तौर तरीकों के बारे में भी लोगों को कहीं ना कहीं उनको जानकारियां दें या उनकी समझ को विकसित करने में मदद करें। इसीलिए हम ऐसे पैनलिस्ट को आमंत्रित करते हैं जो कि सिनेमा के बारे में समझ रखते हैं, जिन्होंने सिनेमा को समझने समझाने में अपना जीवन खपाया है और खपा रहे हैं। तो अगर कहीं उस प्रयास के जरिए लोगों की संवेदना इस हद तक पहुंचती है, थोड़ा उनको टच करती है कि हाँ वो ये देखें क्या कौन सा सिनेमा जो है वो उनको एक बेहतर मनुष्य बना रहा है। क्योंकि बार बार जैसा कि मैंने अपने कार्यक्रम की शुरुआत में कहा कि सिनेमा का उद्देश्य जो है या सिनेमा का जो एक दायरा है वो समाज से संवाद का सबसे सीधा और सबसे सशक्त माध्यम है और लोगों की सोच को गहराई से प्रभावित करने की ताकत रखता है। इसलिए अगर लोग सिनेमा की उस ताकत को समझेंगे और उसके आधार उसके हिसाब से ये समझेंगे कि कौन सा सिनेमा उनको एक बेहतर मनुष्य बना रहा है,
तो वो उस तरह के सिनेमा के की तरफ जाएँगे और उसकी माँग करेंगे, जो कि संभवतः सिनेमा उद्योग के लिए भी अच्छा होगा और हमारे समाज के लिए भी। इस बहुत दिलचस्प बातचीत के लिए आप सबका बहुत-बहुत शुक्रिया और दर्शकों का भी बहुत-बहुत धन्यवाद जिन्होंने इस बातचीत को देखा, सुना। अगली बार अगले हफ्ते हम फिर मिलेंगे किसी नए विषय के साथ। तब तक के लिए आपका